के जरिए हमारी कोशिश होती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर से बेहतर बनाने की। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज आपके सवालों के जवाब देंगे वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिस्टगी। हेमंत, आपका स्वागत है। हम आगे बढ़े उससे पहले आज की अहम खबर, रिजर्व बैंक गवर्नर ने सबको चौंकाते हुए आज दरों में 0.25% की कटौती कर दी है और आरबीआई ने रेपो रेट 8% से घटाकर 0.25% कर दिया है। क्रूड की कीमतों और महंगाई में गिरावट के बाद आरबीआई ने यह फैसला लिया है। कंज्यूमर्स के लिए अच्छी बात यह है कि 2013 के बाद रिजर्व बैंक ने पहली बार दरों में कटौती की है। रिजर्व बैंक के दरों में कटौती के बाद बैंकों ने कर्ज सस्ता करना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड बैंक ने बेस रेट 10.25% से घटाकर 10% कर दिया है, यानी कर्ज 0.25% सस्ता हो गया है। इसके साथ ही यूनियन बैंक ने भी 0.25% कर्ज सस्ता कर दिया है। यूनियन बैंक का बेस रेट अब 10.25 के बदले 10% होगा और इसके साथ ही आईडीबीआई बैंक ने भी कर्ज सस्ता करने के संकेत दे दिए हैं। जानकारों के मुताबिक दूसरे बैंक भी ब्याज दरें घटाएंगे। दरें घटने का सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा। अगर आपने 20 साल के लिए 30 लाख का लोन लिया है तो आपकी ईएमआई करीब 508 रुपए घट जाएगी। और ग्राहकों के लिए अच्छी बात यह है कि बजट के बाद एक और रेट कट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर और क्या फायदे हैं आपके लिए, खासतौर से अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, आपके पोर्टफोलियो को रीशफल करने की बात करें, क्या क्या अब आपको कदम उठाने चाहिए, इसी पर बात करते हैं हेमंत सिस्टगी से। हेमंत जी, यहाँ पर कॉर्पोरेट्स के लिए तो अच्छी खबर है ही कि रेट कट हुआ है, लेकिन हमारे ग्राहकों के लिए भी अब निवेश के ऑप्शंस और भी यहाँ पर खुल चुके हैं। इक्विटी हो या डेट हो, दोनों में अब वो निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक तरह से मैं पूछूं कि अपनी रणनीति को रिवैम्प करने का समय आ गया है। देखिए, हमारे जो पोर्टफोलियो है उसमें दो तरह की जो मेजर एसेट क्लासेस होती हैं, इक्विटी और डेट। जब भी इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव आता है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसका इम्पैक्ट जो है वो दोनों सेक्टर्स पे पड़ता है, चाहे वो डेट इन्वेस्टमेंट हो या आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो। अगर हम डेट की शुरुआत करें तो देखिए, इसमें किसी किसी इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, कहीं पे नेगेटिव आता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, अगर आप इस समय पैसा डालेंगे या इसके बाद डालेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट पहले से कम मिलेगा, तो वहां पे डेफिनेटली आपको जो ब्याज मिलेगा वो पहले से कम मिलेगा। अगर आपने पहले किसी बॉन्ड्स में पैसा डाला हुआ है, लिस्टेड बॉन्ड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हो या टैक्स फ्री बॉन्ड हो, वहां पे आपको फायदा होगा अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं। क्योंकि यहां पे हमको ये समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी दोनों विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, वैसे जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं, क्योंकि वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट पहले से ज्यादा मिला हुआ है, उनके जो भाव हैं बाजार में वो ज्यादा ऊपर जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कैपिटल गेन दिखता है। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि जिन भी निवेशक ने इनमें पैसा डाला है, कभी कभी टेम्पटेशन हो सकती है कि चलिए थोड़ा पैसा बन रहा है तो हम इसमें से निकल जाएं, लेकिन वो ऐसा करने से पहले आप ये सोचिए कि पैसा आप लगाएंगे कहां। क्योंकि अगर आप डेट में लगाने वाले हैं तो आपको किसी न किसी एक एग्रेसिव ऑप्शन में जाना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट कट का फायदा उठाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपने अगर 10 या 15 साल के लिए पैसा लगाया हुआ है, तो आपने अपनी एसेट एलोकेशन के तहत उसमें पैसा लगाया है। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करने से अपनी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फेरबदल मत कीजिए। हाँ, जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, मान लीजिए आपको डेट में करनी है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव करना चाहते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड जैसे इनकम फंड जो होते हैं, वहां पे आपको काफी अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है, रेट कट हुआ है और शायद ये रेट कट की जो सीरीज है उसकी शुरुआत है। और मेरा ये मानना है कि अगले 2-3 साल तक, 2 साल एटलीस्ट, 2-2.5-3 साल तक इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे ही रहेंगे। तो ये अच्छा समय है डेफिनेटली अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाते हैं जहां पे, जैसे इनकम फंड में अगर हम बात करें तो वहां भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ इनकम फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म फंड है या जो ड्यूरेशन फंड जिनको बोलते हैं, उन फंड में आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हमेशा ये मानना है कि कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप सही फंड चुने तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। अगर हम इक्विटी की बात करें यहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमी का रिवाइवल हो सकता है इससे, अगर ये इंटरेस्ट रेट कट की शुरुआत है, इन्फ्लेशन नीचे है, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो अगर ये इकोनॉमी का रिवाइवल शुरुआत होगी यहां से, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने इक्विटी में पैसा लगाया है, चाहे डायरेक्टली लगाया है, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाया है, तो वो स्टॉक में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ सेक्टर में ज्यादा इंपैक्ट मिलेगा, कुछ सेक्टर में कम मिलेगा। जैसे आज भी हमने देखा तो जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनमें ज्यादा बढ़ोतरी मिली है, बाकी में नहीं मिली है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं शायद समय है अपने पोर्टफोलियो को देखने का कि अगर हमारे पास इक्विटी में है तो ऐसे फंड्स हैं जो हमको इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव का फायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। लेकिन इसको देख के
बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनना मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला हो। बिल्कुल, तो यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड तो एक बेहतरीन विकल्प है ही आपके लिए, लेकिन हेमंत जी ये समझाए कि क्या हम बैंक एफडीज को अब कंसिडर कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी अगर आप बैंक एफडी में पैसा डालेंगे तो क्योंकि अभी अगर इसके बाद इंटरेस्ट रेट और कट होने वाले हैं, तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर आपको लगता है सिर्फ एफडी ही मेरे लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है, तो अभी भी समय है, क्योंकि इसके आगे जाके जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे आपको जो ब्याज मिलेगा वो भी कम मिलेगा। लेकिन जब भी ऐसा बदलाव आता है तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत चेंज होने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे डेट फंड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 रुपए में से पूरा 100 रुपए उसमें लगा दीजिए, आप 10-15 रुपए आप इन फंड में लगाइए। इसके अलावा भी और ऑप्शन हो सकती हैं, जो हाइब्रिड ऑप्शन हो सकती हैं या मल्टी एसेट क्लास ऑप्शन हो सकती हैं। जैसे इक्विटी में पैसा लगता है, डेट में लगता है, गोल्ड में लगता है, ऐसे फंड चुन लीजिए। अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं देखिए अब मुझे इक्विटी मार्केट भी अच्छा लग रहा है, मुझे डेट मार्केट भी अच्छा लग रहा है, तो हम कैसे इन्वेस्ट करें? हम ऐसे कैसे फंड में जाएं जहां पे इक्विटी और डेट दोनों में ही हमको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे काफी बैलेंस पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि रेट कट के बाद से जो होम लोन, जो लोन है, कर्ज है बेसिकली, वो सस्ता होने का भी एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी कुछ बैंक्स ने तो कम कर ही दिया है, कर्ज सस्ता कर दिया है। लेकिन अब अगर किसी को होम लोन लेना हो तो क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे हैं कि अब रेट कट का सिलसिला बरकरार रहने की उम्मीद है, अगर सब कुछ सही रहता है तो क्या इंतजार करें लोन लेने के लिए, या आपको लगता है कि यही सही समय है? नहीं, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ बैंकों ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, कुछ बैंक और अनाउंस करेंगे, शायद अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कुछ अनाउंसमेंट आते हुए। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट कट साइकिल का शुरुआत है, और जैसे हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि शायद बजट के बाद या अप्रैल में जब नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी आए तो वहां पे शायद एक कट मिले। मेरा ये मानना है कि अगले एक साल में आपको 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिलेगा शायद। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा इंतजार भी करें तो कोई इतना जल्दी से आप मत कीजिए। लेकिन ये हम समझ लें कि घर खरीदना या उसका फैसला करना एक प्रोसेस है। बिल्कुल समय आ गया, मुझे लगता है अगर आपने अपना ये डिसीजन लिया हुआ है कि हम घर खरीदेंगे तो उस पर काम करना शुरू करने का मुझे लगता है समय आ गया डेफिनेटली, ताकि आप ऐसा नहीं हो जो आपको मौका मिले और आप उसके लिए तैयार ना हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर मौके का फायदा आप उठा सकते हैं, और अगर आपने होम लोन लेने का निर्णय कर ही लिया है, आप लेना भी चाहते हैं, तो यही सही समय है। और साथ ही जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, जैसे कि हेमंत ने बताया कि कम से कम 15 से 20% का एक्सपोजर अब आप चाहें तो अपना डेट में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी रेट कट से आपको फायदा मिल सकता है। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में अब शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ, और जवाब देने के लिए मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत उस्तिगी। और यहाँ पे पहले दर्शक ने सवाल भेजा ईमेल के जरिए, गुजरात से आशीष पटेल ने अपना पोर्टफोलियो हमें दिया है। 26 साल के हैं और इनकी हर महीना सैलरी है 7,800 रुपए के आसपास। इन्होंने अपने आर्थिक गोल हमें भेजे हैं, जिसमें से 20 साल बाद अपने बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए इन्हें पैसे इकट्ठा करने हैं। पोर्टफोलियो इनका कुछ इस तरह से है। पोस्टल इंश्योरेंस में 1950 रुपए ये प्रीमियम के तौर पे देते हैं हर महीना, और साथ ही एलआईसी की एक पॉलिसी ले रखी है जिसमें 8853 का इनका प्रीमियम है, ईयरली प्रीमियम है ये हालांकि। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इन्होंने एसआईपी शुरू की हुई है, जो कि फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड इनके पास है, और 1500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। साथ ही आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवर प्लान में ये 15,000 रुपए का एक साथ का निवेश जो है वो कर चुके हैं। अब इनका गोल तो एक ही है, और इन्होंने हालांकि क्लैरिटी नहीं दी है कि 20 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए इनको कितनी रकम इकट्ठा करनी है। लेकिन हेमंत, एक अच्छी बात यह है कि इनकी सैलरी काफी कम है, उसके बावजूद इन्होंने अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाने के बारे में सोच लिया है। आई थिंक उन्होंने अगर इनका पोर्टफोलियो एनालाइज करें कविता, तो उन्हें 2-3 चीजें अच्छी की हैं। एक तो सैलरी कम है, ऐसा बहुत बार हमने देखा है, जब सैलरी हमारी कम होती है तो हम इन्वेस्ट करते नहीं, हमको लगता है कि शायद कुछ बचत होगी नहीं तो हम करके क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, बहुत यंग एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और जितना जल्दी शुरुआत करते हैं तो क्या होगा, एक तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा होता है। दूसरा, अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जैसा ये कर रहे हैं, तो होगा क्या कि आप सिस्टमैटिकली और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। इनफैक्ट जिससे हम डरते हैं वॉलेटिलिटी, वही इनफैक्ट आपके लिए फायदे की चीज बन जाती है आगे जाके। तो आई थिंक उन्होंने काफी अच्छी चीज की है और अपने गोल्स को सही तरीके से बिल्कुल यहाँ पे डिफाइन किया है। तो मैं ये कहूंगा कि जहां तक
इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का सवाल है वो बिल्कुल सही है। आई थिंक उनको उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। इन्होंने गोल्स की बात की है, सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे कमी रह गई है कि इन्होंने, जैसा हम हमेशा कहते हैं, हमेशा एक टारगेट लेके चलिए। टाइम होराइजन उन्होंने कहा है 20 साल का है, लेकिन आपने सही कहा कि उनको कितनी रकम इकट्ठा करनी है वो उन्होंने हमें नहीं बताया है। तो हमारे आशीष पटेल फोन लाइन पे एक्चुअली जुड़ चुके हैं। आशीष नमस्कार, आपका सवाल हम ले रहे हैं योर मनी में, और हेमंत जी को आपके फाइनेंशियल गोल के बारे में कुछ और क्लैरिटी चाहिए। आपने कहा है कि 20 साल के बाद आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए और खुद के रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो क्या एस्टिमेट किया है आपने अमाउंट तो वैसे मैंने कुछ तय नहीं किया, पर फिर भी छोटी उम्र का फायदा उठाने के लिए बस ऐसे पूछ रहा था कि कहाँ पर एसआईपी कर सकता हूँ, और दूसरा कोई ऑप्शन मिल सके तो फिर। बिल्कुल, यहाँ पर कहाँ पे आपको एसआईपी करनी चाहिए वो तो बताएंगे ही, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपकी सैलरी काफी कम है, आप काफी यंग है और आपने निवेश की एक रणनीति अपना ली है। और रफली आपको कितने पैसों की जरूरत होगी अब 20 साल के बाद? शायद 1.5 करोड़। 1 करोड़ रुपए। चलिए, यहाँ पे ठीक है, इन्होंने रफली अपने लिए एक अमाउंट तैयार किया है। मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन आगे चल के इनकी सैलरी बढ़ेगी तो ये निवेश भी और बढ़ा पाएंगे। लेकिन दोनों गोल्स के लिए 1 करोड़ आपको लगता है काफी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो काफी रहेगा। शायद इस स्टेज पे उनके लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कितना पैसा लगेगा, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा कि 2 साल के बाद इनकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी। अभी इनको एक फिक्स स्टाइपेंड जैसा मिल रहा है, तो आई थिंक वो भी कर सकते हैं। जब वो प्रॉपर उनको सैलरी मिलने लगे तब बैठ के भी अगर वो डिसाइड करें तो भी ठीक है। इनफैक्ट अच्छी चीज ये है कि उन्होंने इसको अपने रास्ते में आने नहीं दिया। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है, सही एसेट क्लास चुनी है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों जो फंड है इनके पास, फ्रैंकलिन ब्लू चिप और आईसीआईसीआई डिस्कवरी, दोनों अच्छे फंड हैं। इन्होंने कहा कि 5,000 रुपये वो और इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं कहूंगा कि 2,000 रुपये आईसीआईसीआई डिस्कवरी में और बढ़ा दें, और 3,000 रुपये जो है वो आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में कर लें, तो कुल मिला के 3 फंड इनके पास रहेंगे। इंपॉर्टेंट जैसा ये है कि अभी शुरुआत की है इन्होंने, तो उसको अगर ये कंटिन्यू रखें, 2 साल के बाद जब सैलरी बढ़ जाए तो बैठ के डिसाइड करें कितना पैसा लगेगा। और हमेशा ध्यान रखिए आशीष के इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी आप टारगेट बनाएंगे, आज आपको कितना पैसा चाहिए उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके आप 20 साल 15-20 साल के अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सही इनको टारगेट मिलेगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, इनके पास 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। इस एज में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है इनके लिए। हालांकि इन्होंने एक पोस्टल इंश्योरेंस लिया और एक एलआईसी की एंडोमेंट प्लान शेयर लिया हुई है। मुझे लगता है, हालांकि शायद मुझे मालूम नहीं इनके पास अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि ये टर्म प्लान जैसे ऑप्शन लें, ताकि लॉन्ग रन में इनको फायदा, जितना जल्दी अपना इंश्योरेंस लेंगे उतना कम प्रीमियम इनको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे आपको टर्म प्लान लेने की सलाह दी जा रही है, और साथ ही आपको जो एसआईपी शुरू करनी है, जो आप 5,000 रुपये अतिरिक्त और निवेश करने की सोच रहे हैं, वो आप 2,000 डाल सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी में, और बाकी 3,000 आप डाल सकते हैं आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में। तो आशीष, अपने निवेश की शुरुआत कीजिए, और कंग्रेचुलेशंस, आपने जो फंड चुने हैं वो बहुत अच्छे हैं। बस एक और फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। इसी के साथ योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं विजय कुमार श्रीवास्तव का सवाल, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार विजय जी, सवाल क्या है आपका? नमस्कार मैम, मैं विजय कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर यूपी से। बोलिए। मैंने अपना सवाल पोस्ट किया था आपको जी। मेरी 5 एसआईपीआं है जी। 3,000 एचडीएफसी टॉप 200 और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी में 3,000 जी, और 2,000 के 3 है एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड जी, एसबीआई मैग्नम मल्टीप्लस प्लस जी, और एसबीआई ब्लू चिप। ठीक है, ये बताएं आपके आर्थिक गोल क्या है विजय जी? मेरे गोल है मैम कि मुझे 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए।
और ये मुझे बताइए कि आपको 20 साल के बाद 2 करोड़ चाहिए या 3 करोड़ सबसे पहले? तो मैम 2 करोड़ तो चाहिए रिटायरमेंट के लिए और 1 करोड़ चाहिए बिटिया की शादी के लिए। बेटी की शादी के लिए आपको 1 करोड़ रुपए कितने सालों के बाद चाहिए? 20 साल बाद। ठीक है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा कि आपका हर महीने खर्चा कितना है अभी फिलहाल? खर्चा की मैम आमदनी। खर्चा कितना है? खर्चा मेरा मैम करीब 35,000 के आसपास है। 35,000 हर महीने आपका एक्सपेंसेस है यहाँ पर। चलिए ठीक है, आपने अपने बच्चों के लिए मेरे ख्याल से जीवन अंकुर पॉलिसी भी ले रखी है जिसमें आप प्रीमियम देते हैं, एक में 22,000 और बेटे के लिए आपने जो ले रखी है उसके लिए देते हैं आप 33,000 रुपए। सबसे पहले तो इनके इंश्योरेंस पर ही आते हैं और टर्म कवर आप भी सहमत होंगे कम है और यहाँ पे इनको अपने लिए जो हेल्थ कवर है वो भी बढ़ाने की जरूरत है और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये 2 पॉलिसीज भी ले रखे हैं, चाइल्ड प्लान इन्होंने लिया है। क्या कहना है आपको इन पर? देखिए, अच्छी बात यह कि कहीं ना कहीं शुरुआत की है जी, कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छे प्रोडक्ट भी लिए हैं, शायद सब प्रोडक्ट जो है वो अच्छे नहीं लिए हैं, बट आई थिंक शुरुआत की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके इंश्योरेंस से शुरू करें, टर्म प्लान लिया, बिल्कुल सही प्रोडक्ट लिया उन्होंने। 4 लाख की इनकी एनुअल इनकम है, उन्होंने 20 लाख का कवर लिया। मुझे लगता है अगर थंब रूल भी लगाएं 10 गुना तो भी एटलीस्ट 20 लाख इनको और बढ़ाना चाहिए। आई थिंक टर्म प्लान में जब भी आप अमाउंट डिसाइड करें हमेशा ये देख लीजिए आपकी और क्या लायबिलिटीज हैं, आपके क्या गोल हैं, उसका भी अमाउंट अगर यहाँ शामिल करें तो यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। जैसा आपने कहा इनकी हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख की है, शायद कम से कम 8 या 9 लाख की होनी चाहिए, वो भी इनको यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है। चाइल्ड प्लान एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, ये बात सही है। कहीं ना कहीं आप एक कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाते हैं, जिस स्टेज पे आपको पैसा चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन वो बिल्कुल सबसे अच्छी ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है एक बैलेंस फंड या इक्विटी का जो मिश्रण है या कॉम्बिनेशन है लॉन्ग टर्म में, वो इनको बेहतर रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। कुल मिला के इन्होंने कहा 3 करोड़ का इनको टारगेट है दोनों का, रिटायरमेंट और शायद बेटी की एजुकेशन वगैरह के लिए। तो अगर ये 12% का रिटर्न मान के चलें 20% में तकरीबन, तो 14,000 रुपए अगर पे इन्वेस्ट करें तो ये अपना कॉर्पस यहाँ पे बना सकते हैं। इनकी अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो 17,000 की है, तो मुझे लगता नहीं कि गोल पूरा करने में इनको कोई प्रॉब्लम आएगी। इनके पास कुल मिला के 6 फंड है, 2 फंड इसमें से SBI ब्लू चिप और SBI मल्टीप्लायर, उनको छोड़ के बाकी 4 फंड को रखिए आप। बहुत ज्यादा फंड रखने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, इनफैक्ट उसको मॉनिटर करना हमेशा मुश्किल पड़ जाता है। तो ये फंड कम कर लें, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करें। जैसा मैंने कहा, अगर अपनी जो टर्म प्लान है उसका क्वांटम अगर बढ़ा लें तो कुल मिला के जो भी इनको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करना चाहिए वो उनका पूरा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको अपना टर्म कवर बढ़ाना है जो कि आपको 40 लाख रुपए करना है, हेल्थ कवर आपको कम से कम 8 से 9 लाख का करना है और आपको अपने फंड में सिर्फ 4, अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 ही फंड यहाँ पे रखने की सलाह दी जा रही है। आपकी जैसे जैसे आय बढ़ेगी विजय जी, वैसे वैसे आपको जो है अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है और आगे से किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आप निवेश ना करें, यही सलाह आपको योर मनी से दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। साथ ही फेसबुक के हमारे पेज पर भी आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं।